हेलो स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में आप लोग जड़त्व तथा न्यूटन के गति विषयक नियम, जड़त्व तथा न्यूटन के गति विषयक नियमों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों पहला क्वेश्चन दिया आपका, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। ऑप्शन दिया है ऊर्जा, कार्य, जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व। तो जो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जड़त्व। न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व को प्रदर्शित करता है। अब होता क्या बच्चों प्रथम नियम? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहता है। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया, बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? तो हमें पता बच्चों फार्मूला, बल का फार्मूला क्या था? F बराबर m इंटू ए। m क्या बच्चों? द्रव्यमान जिसका मात्रक होगा किलोग्राम, और a त्वरण जिसका मात्रक हो जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, ये रहेगा यहां पे बच्चों सी ऑप्शन। और न्यूटन भी बच्चों बोल सकते हैं, ये भी आंसर आपका है। न्यूटन भी आप बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, दोनों। हालांकि यहां पे ये मिस प्रिंट था। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण a में क्या संबंध होता है? तो बच्चों सबको पता है F बराबर m इंटू a होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला दिया है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल F अनुक्रमानुपाती होता है किसके? संवेग के, संवेग परिवर्तन के, फिर दिया संवेग परिवर्तन की दर के, और अगला ऑप्शन दिया आपका आवेग के। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, वो द्वितीय नियम। इसमें बच्चों आप लोगों को क्या बताया गया है? किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल वो वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां राइट आंसर आपका होगा ये ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया, संवेग का मात्रक क्या होता है? बच्चों बहुत आसान है, संवेग p बराबर क्या होता है? m इंटू वी। m का किलोग्राम हो जाएगा बच्चों, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो क्या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। अगला बच्चों क्वेश्चन दिया, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल F डेल्टा t समय तक कार्य करे तो बल का आवेग होगा। अब बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग पता बच्चों आवेग I बराबर होता है F इंटू डेल्टा टी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? F इंटू डेल्टा टी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था परिवर्तित नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका कारण? तो बच्चों इसका कारण क्या होता है? जड़त्व। जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, एक फुटबॉल तथा उसी आकार के एक पत्थर के जड़त्व में से, पहला ऑप्शन दिया फुटबॉल का जड़त्व अधिक होगा, और अगला दिया पत्थर का जड़त्व अधिक होगा, और क्या दिया है? दोनों का जड़त्व बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होता है, जिसका द्रव्यमान m अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होता है, क्योंकि द्रव्यमान, जड़त्व के माप को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो यहां आंसर क्या होगा बच्चों आपका? बी। पत्थर का वजन ज्यादा तो इसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, एक पिंड स्थिर है तो पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है।
और क्या दिया है, पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य है और पिंड निर्वात में स्थित है, पिंड पर लगे बल इसके संपर्क में नहीं है। तो बच्चों देखो, अगर कोई बल स्थिर है तो इसका मतलब होगा क्या कि उस पे जो बल लग रहा है वो बाह्य बल, जितने भी बल लग रहे हैं उन सबका अगर परिणामी बल हो F0 तो ऐसे में वस्तु स्थिर ही रहेगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है तभी तो पिंड स्थिर हो सकता है। देखो बच्चों, जड़त्व का नियम यह कहता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यानी अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगा हो तो पिंड जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहता है। गतिमान है तो गतिमान रहेगा, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा। तो यहां से बच्चों ये भी पता चलता है अगर हम किसी वस्तु पे बाह्य बल ना लगाएं और वो पहले से ही गतिमान हो तो तब भी वो गतिमान बना रहेगा बाह्य बल लगाए बिना। अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा बाह्य बल लगाए बिना। तो ये चीज बच्चों गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। अगर हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए तो, अब यहां देखो कंडीशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य है तो वस्तु विरामावस्था में होगा। हालांकि ये संदेह के बच्चों के दिमाग में संदेह दे सकता है ये क्वेश्चन। स्थिर होने का जो मुख्य रीजन है वो ये होगा, उस पर परिणामी बल शून्य है। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, स्थानांतरीय गति में न्यूटन का तृतीय नियम प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान दो, न्यूटन का हम लोग तृतीय नियम किससे प्राप्त करते हैं, द्वितीय नियम से। तो आंसर आपको जो सही जवाब होगा न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, ऑप्शन बी। अब ये जो लोग इसका आंसर नहीं पता वो लोग थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं पर बराबर बल लगाए जाते हैं तो वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण, बच्चों बल लग रहा बराबर और वस्तुएं अलग अलग हैं तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो दिया है वस्तुओं के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होगा, वस्तुओं के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होगा और द्रव्यमान पे दिया निर्भर ही नहीं करेगा, डी दिया अनिश्चित होगा। तो जो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, जो इसका सही जवाब होगा वस्तुओं के द्रव्यमानों के, इसका सही जवाब बच्चों क्या हो सकता है, इसका सही जवाब है वस्तुओं के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसे, F बराबर बच्चों होता है m इंटू ए, इसी से A बराबर हमारा हो जाएगा F बटे m। तो त्वरण A क्या है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। अगला बच्चों क्वेश्चन दिया है, न्यूटन के तीसरे नियम के संदर्भ में क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल, अब ऑप्शन दिया पहले एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, दूसरा दिया परिमाण में भिन्न भिन्न होते हैं, तीसरा दिया परिमाण में बराबर परंतु उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। तो आपका सही जवाब यह है, क्रिया प्रतिक्रिया में बच्चों जो बल लगता है वो परिमाण में बराबर परंतु उसकी दिशा विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, किसी निकाय पर कार्यरत परिणामी बाह्य बल शून्य है तब निकाय की कौन सी राशि संरक्षित होगी। तो बच्चों अगर किसी पे कोई बाह्य बल ना लगे तो निकाय का संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। आप लोगों ने ये पढ़ा था संवेग संरक्षण के नियम में। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, द्रव्यमान m और वेग v से, यहां बच्चों वेग v रहेगा, वेग v से चलता हुआ पिंड दीवार से लंबवत टकराता है और टक्कर के बाद उसी वेग से लौटता है तो दीवार को दिया गया संवेग है। तो बच्चों यहां संवेग नहीं बल्कि आप लीजिए यहां आवेग रहेगा।
दीवार को दिया गया आवेग। तो हमें पता है आवेग आई ये बराबर होता है बच्चों संवेग परिवर्तन के। अब जो शुरू में संवेग कितना होगा, शुरू में होगा हमारा संवेग एम वी, और टक्कर के बाद बच्चों जो संवेग होगा वो होगा हमारा एम वी। अब परिवर्तन निकालने के लिए बच्चों हम लोग घटा देंगे इसको, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जाते समय बच्चों वस्तु का वेग इस दिशा में है, लेकिन जब टक्कर होकर लौटेगा तो दिशा जाएगा बदल। तो हम लोग ये जो बाद वाला वेग है इसका हम लोग मान रखेंगे माइनस में। तो बच्चों हमारा जो परिवर्तन आएगा वो हो जाएगा एम वी प्लस एम वी, तो जुड़ के आ जाएगा हमारा बच्चों 2mv। तो हमारा आंसर होगा 2mv। ये W नहीं बच्चों, मिसप्रिंट है, यहाँ v रहेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते क्या दिया है। यहाँ दिया है चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इस घटना की व्याख्या न्यूटन के गति विषयक नियम के अनुसार की जा सकती है। तो बच्चों सबको पता, प्रथम नियम जड़त्व के बारे में बताता है, और जड़त्व इसमें कौन सा गुण है बच्चों, जड़त्व का ही गुण होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया बल F तथा उसके कारण संवेग में परिवर्तन डेल्टा P में संबंध है। तो F बराबर क्या फार्मूला होता है आपका, ये होता है डेल्टा P अपान डेल्टा T, क्योंकि किसी वस्तु पे लगने वाला बाह्य बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, तो अधिकतम संवेग वाला कण कौन सा होगा। तो बच्चों ध्यान देना, संवेग P बराबर होता है एम वी। अगर वेग सबका सेम हो तो इस कंडीशन में जिसका द्रव्यमान अधिक आएगा उसका संवेग भी अधिक आएगा। तो बच्चों यहाँ पे द्रव्यमान होता किसका अधिक है, तो द्रव्यमान अधिक होता है अल्फा कण का। क्यों, रीजन समझो। बीटा कण, ये बच्चों बी नहीं बीटा कण होगा, यहाँ पे यहाँ रहेगा बीटा कण। तो बीटा कण बच्चों होता है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, बीटा कण होता है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जानिए रहे हो आप, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन बच्चों कितना होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, 1.67 ये होता है प्रोटॉन का, और सेम इतना ही होता है न्यूट्रॉन का। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन तो इससे भी हल्का होता है, लेकिन बच्चों जो ये अल्फा कण होता है, इस अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बच्चों इसका द्रव्यमान इन सब में चारों में सबसे ज्यादा है। तो जब द्रव्यमान ज्यादा है तो बच्चों इसका संवेग भी ज्यादा ही आएगा। ये ए नहीं बच्चों, अल्फा कण यहां रहेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, दो वस्तुओं ए तथा बी के द्रव्यमान 2 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है, वे एक ही वेग से गतिमान हैं, तो ए तथा बी के संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों ध्यान देना, जब कोई दो वस्तु समान वेग से गतिमान हो, जब कोई दो वस्तु समान वेग से गतिमान हो तो उनके जो संवेग का अनुपात होता है वो उनके द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। इस कंडीशन में P1 अनुपाते P2 ये बराबर होगा M1 अनुपाते M2 के, क्योंकि वेग समान कट जाएगा वो। तो बच्चों यहाँ पे कितना इनका द्रव्यमान, ए वाले का 10, ए वाले का 2 है और बी वाले का 10, तो ये आ जाएगा हमारा 2/10 कट के आ जाएगा 1/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1:5। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला दिया है 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इसे 0.1 सेकंड में विरामावस्था में लाने के लिए विपरीत दिशा में कितना बल लगाना पड़ेगा। बल बच्चों पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों हमें पता है अगर हम इसको विरामावस्था में लाना चाहते हो तो इसका अंतिम वेग कितना होगा, 0। और वजन बच्चों इसका कितना दिया है, 100 किलोग्राम। द्रव्यमान दिया है 100 किलोग्राम, और शुरू में इसका जो वेग है प्रारंभिक वेग ये कितना दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों हमको पता है गति का तृतीय समीकरण v² बराबर फार्मूला होता है u² + 2as।
अब बच्चों एक ही जगह पे हम लोग फार्मूला रख सकते हैं F/m, 2 को ऐसे रखते हैं एक ही जगह F/m इंटू एस, क्योंकि बच्चों में पता है F बराबर होता है m इंटू ए, तो A बराबर हमारा आ जाएगा F/m। अब बच्चों इसी में मान रख के हम लोग हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये हमारा, v तो 0 बच्चों अंतिम वेग, u कितना हो जाएगा, तो u का मान बच्चों हमारा कितना है, ये है 5, तो यहाँ जगह 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, f तो ज्ञात ही करना बच्चों, द्रव्यमान दिया हमारा 100 किलोग्राम, गुणे क्या बच्चों हमें दूरी यहाँ दिया है, दूरी नहीं दिया बच्चों, तो हम लोग ये समीकरण नहीं लगाते हैं क्योंकि दूरी यहाँ पे समय दिया है, तो हम लोग समय वाला लगा लेते हैं बच्चों। ये गति का प्रथम समीकरण लगाना था, यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए बच्चों। हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे क्या, v बराबर u प्लस AT, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। v अंतिम वेग 0, u का मान 5, a की जगह बच्चों F/m रख देंगे, और t हमारा कितना दिया 0.1 सेकेंड, तो ये जगह 0 5, यहाँ F/m का मान बच्चों 100, यहाँ जो है गुणे 0.1, 5 को बच्चों हम लोग इस तरफ कर देते हैं, ये कितना जाएगा -5, बराबर इधर हमारा कितना आ जाएगा, 10 से गुणा 10 से भाग कर देंगे तो यह जाएगा F/1000 हो जाएगा, इस 1000 का उधर गुणा कर देंगे बच्चों, तो यह बराबर हमारा कितना आ जाएगा -5000 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो बच्चों यहां हमें दे दिया है m 1000 किलोग्राम, ये दे दिया हमें 1000 किलोग्राम, कार का वेग दिया बच्चों 40 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग u दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है, और यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन है, बल जो लग रहा है बच्चों कितना है 4000 न्यूटन, तो कार को रोकने में आवश्यक समय, फिर से बच्चों समय पूछ रहा तो वही समीकरण लगाएंगे, v बराबर u प्लस AT, तो बच्चों v होगा 0 क्योंकि रोकने के बाद अंतिम वेग 0, u हमारा बच्चों 40, एक की जगह F/m, और समय t पूछ ही रहा है रोकने में कितना समय लगेगा, तो ये रख देते हैं, ये आ जाएगा बच्चों हमारा इधर -40, और f कितना बच्चों 4000 बटे m कितना बच्चों हमारा 1000 किलोग्राम, और यहाँ आ जाएगा टाइम t, तो बच्चों यहाँ हमारा हो जाएगा, ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा, ये 4 दहा में 40, तो t बराबर हमारा आ जाएगा बच्चों 10 सेकेंड। और बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये माइनस जो आया है यहाँ पे, कुछ लोग सोचेंगे सही समय तो माइनस में होता नहीं है, तो बच्चों बल जो लगता है वो विपरीत दिशा में लगता है, हम लोग जहाँ मान जो रखेंगे त्वरण का वो माइनस में रखेंगे, और जब ये इधर जाएगा बच्चों प्लस में हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 10 सेकेंड। अगला बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है किसी लिफ्ट में m द्रव्यमान की वस्तु भार तौलने वाली मशीन पर रखी है, यदि लिफ्ट स्मॉल a त्वरण से ऊपर की ओर गति करे तो मशीन द्वारा मापित वस्तु का भार क्या होगा। अब बच्चों यहां पे हमें दिया है 4 ऑप्शन, बच्चों ध्यान दो, पहले बात तो ये जानिए बच्चों, जो भी यंत्र होता है वो हमेशा नापता है आभासी भार, या इसको कह सकते हैं आप लोग प्रतिक्रिया आर को नापता है वो। ये भी बच्चों की, ये जो भी उपकरण होते हैं वो प्रतिक्रिया बल आर को नापते हैं, ये चीज ध्यान देना। रियल जो भार mg होता है, mg के लोग कभी नहीं नापते। अब बच्चों मान लो अगर कोई लिफ्ट है और ये स्मॉल a त्वरण से जा रहा ऊपर की तरफ, इसका त्वरण स्मॉल a है। अब बच्चों पृथ्वी में बल लगाएगा नीचे की तरफ mg, भार mg नीचे की तरफ लगाएगा। अब बच्चों अगर हम इसको पूछे नेट बल कितना लग रहा है, तो नेट बल एक चीज पता आपको, क्रिया लग रहा तो प्रतिक्रिया बल r तो लगेगा ही इधर, तो नेट बल बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा, F बराबर
ये हो जाएगा हमारा r माइनस mg। अब ये क्यों? क्योंकि बच्चों पिंड जा रहा है, वस्तु जा रहा है ऊपर, तो हम लोग ये मान रहे ऊपर वाला r ज्यादा है, नीचे वाला mg कम है, तो ज्यादा वाले में से कम घटाएंगे तो नेट वाला आ जाएगा हमारा। अब बच्चों f बराबर होता है m इंटू ए, तो ये रख देते हैं हम लोग r माइनस mg। r पक्षांतर करने पे r बराबर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? ma प्लस mg। तो ये हम कॉमन कर लेंगे, हमारा बच्चों आ जाएगा a प्लस g। अब चूंकि हमें पता बच्चों कोई भी भार तोलने वाला जो वस्तु होता है वो प्रतिक्रिया r को नापता है, तो r बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों? ये आ गया m प्लस, ये हमारा राइट आंसर ये होगा। यानी इस कंडीशन में जो भार होगा वो बच्चों ज्यादा आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला दिया है एक लड़का जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है एक लिफ्ट में खड़ा है। इस लड़के के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल सर्वाधिक होगा कब? तो बच्चों जब कोई लिफ्ट किसी त्वरित गति से ऊपर जाता है। जब कोई लिफ्ट किसी त्वरित गति से ऊपर जाता है तो ऐसे में भार हमें ज्यादा महसूस होता है। तो यहां पे ऑप्शन क्या दिया है? स्थिर खड़ा, तो ये तो नहीं है, गलत। नीचे की ओर, तो ये भी गलत। नीचे की ओर, ये भी गलत। और यहां जो ऊपर की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से चल रहा, तो ये बच्चों आपका सही जवाब है। जब लिफ्ट त्वरित गति करेगा वो भी ऊपर की तरफ, तो हमें भार अधिक महसूस होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला बच्चों क्वेश्चन, यहां दिया बच्चों बल का मात्रक। तो सबको पता बच्चों बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है एफ एम और ए में संबंध। तो हमें पता है एफ बराबर एम इंटू ए, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यानी उपरोक्त सभी यहां पे हो जाएगा। अगला दिया बच्चों संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक तो बच्चों में पता, किसी वस्तु पे लगने वाला बाह्य बल एफ बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर। पक्षांतर कर देंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा संवेग परिवर्तन बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, जहां एफ बच्चों न्यूटन और टी है सेकंड, तो हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड। संवेग परिवर्तन की दर किसके तुल्य बच्चों? तो संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, ये किसके बराबर होता है बच्चों? बाह्य बल के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बल। अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तथा उस पर 20 न्यूटन का बल लगा है तो उत्पन्न त्वरण बहुत ही आसान है, एफ बराबर एम इंटू ए। एफ कितना बच्चों? 20 और वजन 4, तो त्वरण ए कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा आंसर बच्चों हमारा। अगला क्वेश्चन दिया है वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं बच्चों। जड़त्व कहलाता है, ये बहुत ही आसान है। जड़त्व के कारण ही वस्तुएं अपने गुण को बनाए रखती हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है निम्नलिखित संबंधों में कौन सा संबंध बल तथा संवेग परिवर्तन के लिए सत्य? तो बच्चों यहाँ ये छपा नहीं, मिसप्रिंट हो गया है, तो बच्चों ये होता है एफ बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। अगला बच्चों है घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बच्चों इसका सही जवाब है, और नॉर्मल देखो हम लोग क्या होता है, चलने के लिए न्यूटन का लगता है तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लेकिन बच्चों यहां ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है क्रिया प्रतिक्रिया वाला। तो अब हमें जितना ऑप्शन दिया बच्चों इसी में से किसी को बताना है। तो बच्चों ध्यान देना, घोड़ा जो गाड़ी खींचता है वो आपका, अगर क्रिया प्रतिक्रिया को हम लोग छोड़ दे तो वो संवेग संरक्षण पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण पे आधारित होता है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी बल तो लग नहीं रहा है। घोड़ा गाड़ी पूरा देखा जाए तो उनके बीच में जो बल लग रहा है वो आंतरिक बल है, कोई बाह्य बल उस पर नहीं लग रहा है। हमें पता है जब किसी वस्तु पे कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा, तो वो संवेग संरक्षण पे काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला दिया है 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? तो बच्चों 1 किलोग्राम भार में
9.8 न्यूटन होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला दिया बच्चों, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो पिंड पर कार्यरत परिणामी बल कितना होगा? ये पूछ रहा बच्चों। तो बच्चों यहां दिया क्या, हमें m दिया है 5 किलोग्राम, वेग बच्चों कितना दिया है v 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब बच्चों यहां ध्यान देना, कर वेग नियत है, मतलब वेग तो बदल ही रहा है, और जब बच्चों वेग नहीं बदल रहा, त्वरण कितना आएगा हमारा 0। अब बच्चों अगर त्वरण 0 है तो बल भी हमारा कितना आएगा 0। कैसे? F बराबर m इंटू ए से अगर त्वरण 0 होगा बच्चों तो बल भी 0, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, यदि कोई बृहत बल F m द्रव्यमान के किसी पिंड पर अल्प समय के लिए आरोपित हो तो बल का आवेग, तो बच्चों आवेग बराबर क्या होता है F इंटू डेल्टा टी। ये हमारा सही आंसर होगा। अगला बच्चों दिया है, किसी वस्तु के लिए जिसका द्रव्यमान m, वेग v तथा संवेग p हो, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होता है? तो बच्चों हमें पता है द्रव्यमान वेग में क्या संबंध होता है, p बराबर m इंटू v। अगला दिया बच्चों, किसी वस्तु को गति प्रदान करता है संतुलित बल, गुरुत्व बल, अगला दिया असंतुलित बल, और फिर दिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? असंतुलित बल। आपको पता, अगर हम किसी वस्तु पे संतुलित बल लगाते हैं तो वस्तु गतिमान नहीं हो सकता है, गतिमान करने के लिए हमें उस पर असंतुलित बल लगाना पड़ता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला दिया है बच्चों, किसी वस्तु का आकार या आकृति बदली जा सकती है, किससे? तो बच्चों बल से, बल लगा के हम लोग किसी भी वस्तु के आकार व आकृति को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, धकेलने की विपरीत दिशा में कौन काम करता है? तो घर्षण बल जो होता है बच्चों वो हमेशा आरोपित बाह्य बल के विपरीत काम करता है। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, किसी वस्तु पर लगाया गया बल परिमाण में सदा होता है। ऑप्शन दिया है बराबर विपरीत दिशा में, और दिया बच्चों कम और समान दिशा में, अधिक और विपरीत दिशा में, और चौथा ऑप्शन दिया इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बराबर व विपरीत दिशा में। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम बच्चों में पता है, किसी वस्तु पे हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी सदा हम पर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में, परिमाण बराबर होगा और दिशा विपरीत। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, गति के पहले नियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली चल चुकने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग कितना होता है? तो बच्चों ध्यान देना, यहां दिया है गोली चल चुकने के बाद, यानी हम लोग जब गोली को चला लेंगे तो चलाने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग, तो बच्चों ये होगा 0, क्योंकि चलाने के बाद दोनों क्या हो जाएगा। एक चीज वैसे भी ध्यान देना, करें गोली और गोली के चल चुकने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग। तो बच्चों तुम लोग पता है इस प्रक्रिया में कोई बाह्य बल तो लगता नहीं है। अब बच्चों जब कोई बाह्य बल ना लगे तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता, मतलब शुरू में 0 था तो लास्ट में भी 0 आएगा ही वो। और शुरू में 0 क्यों? क्योंकि शुरू में दोनों विरामावस्था में है, तो इसका आंसर होगा 0। टोटल हमेशा 0 ही होगा। अगला दिया बच्चों, दो वस्तुओं के टकराने और टकराने के बाद संवेग सदा संरक्षित रहता बच्चों, अगर कोई बाह्य बल ना लगा हो। अगला दिया है, किसी लोहे की मशीन को 800 न्यूटन बल लगाकर नियत वेग से धकेला जाता है तो उस पर लगने वाला घर्षण बल होगा। यहां पे बच्चों घर्षण बल पूछ रहा है।
तो ध्यान देना बच्चों, जब भी हम किसी वस्तु को बल लगा के दूसरी तरफ विस्थापित करते हैं या गतिमान करते हैं तो घर्षण बल भी सेम उतना ही लगता है उस पर अपोजिट साइड में। तो यहाँ 800 न्यूटन का बल लगा तो घर्षण भी कितना लगेगा बच्चों, 800 न्यूटन का लगेगा। ये गलत हो गया, यहाँ आंसर आपका सही होगा 800 न्यूटन। अगला दिया बच्चों, वाहनों के टायरों को खुरदुरा या लहरदार बनाया जाता है क्यों? तो जो इसका राइट आंसर है घर्षण को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वाहनों को चलने के लिए मोड़ पे घर्षण की आवश्यकता होती है और इसीलिए घर्षण को बढ़ाने के लिए हम लोग वाहनों का जो टायर होता है उसे खुरदुरा बनाते हैं। तो बच्चों आज का हम लोग टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे।